start with the name of Allah, the most merciful and mighty. Assalamu alaikum to everyone. In the previous lecture, we discussed about the cell wall, cell membrane cytoplasm. Previous lecture में हमने डिस्कस किया था सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को, साइटोप्लाज्म को और एंट्री टेस्ट ईटा इन इंडिकेट बायोलॉजी। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, गोल्गी बॉडीज को, राइबोसोम्स को, लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, प्लास्टिड्स को, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस को, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सेल्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, और लास्ट में हमारा डिस्कशन होगा बैक्टीरिया एज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे बैक्टीरिया का। प्रीवियस लेक्चर में जिस तरह हमने एंट्री टेस्ट के लिए डिफरेंट एमसीक्यूज़ को कवर किया था, तो आज के लेक्चर में भी हम डिफरेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। आपने हमेशा अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी में, एजुकेशन के फील्ड में एक बात याद करना है कि ज़िंदगी से हमेशा के लिए रट्टा सिस्टम को ख़त्म करो। बुक्स पे रट्टा लगाना ये आपको, आपके ज़िंदगी को और आपके लाइफ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। सो अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए, अपनी लाइफ से हमेशा के लिए रट्टा सिस्टम को ख़त्म करो। अगर आप रियल में तरक्की करना चाहते हैं, कोई गोल अचीव करना है, कोई बड़ा गोल अचीव करना है आपने एजुकेशन के फील्ड में, तो आपने रट्टा सिस्टम को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म करना है। इस लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे भी और आपको पढ़ाएंगे भी, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हम आपको सिखाएंगे भी। आपने सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपने सीखना भी है, क्योंकि पढ़ना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, सीखिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, फॉर क्वालिटेटिव लाइफ। रीडिंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर क्वालिटेटिव लाइफ। Seeking and learning, remembering is very very important. So you must focus on the learning, not remembering. आपने याद करना नहीं है, आपने चीज़ों को सीखना है, आपने टॉपिक को, चैप्टर्स को आपने सीखना है। तो स्टार्ट लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक राइबोसोम पर हमारा डिस्कशन होगा, और फिर प्लास्टिड्स, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस और बैक्टीरिया एज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, which is the first organelle in the cytoplasm. Endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum means endo means inside. Endo means inside. Plasmic means cytoplasm. Plasmic means cytoplasm. और इसके साथ रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। डिफिनीशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? डिफिनीशन हमारे पास है नेटवर्क ऑफ चैनल, network of channel present in eukaryotic cell. Network of channel, network of channel present in eukaryotic cell, present in eukaryotic cell is called what? Is called endoplasmic reticulum. Endo mean inside, plasmic means cytoplasm, and reticulum mean network. Yani a network of channel which is present inside of the endoplasmic reticulum is called endoplasm. Inside of the cytoplasm is called what? Endoplasmic reticulum. और endoplasmic reticulum में mainly हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, और इसको हम कहते हैं सिस्टर्ना। सिस्टर्ना, what is cisterna? Structure present in endoplasmic reticulum is called what? Is called system. A vesicle-like structure which is present inside of the endoplasmic reticulum is called what?
system. Types of endoplasmic reticulum. There are mainly two types of endoplasmic reticulum. Two types. फर्स्ट वन हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम कंपैरेटिव डिस्कस करेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ हमारे पास नो राइबोसोम अटैच, नो राइबोसोम्स अटैच। इसके साथ कोई राइबोसोम अटैच नहीं है और इसके साथ राइबोसोम क्या है, अटैच है, राइबोसोम्स अटैच। इसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं है और इसके साथ हमारे पास राइबोसोम क्या है, अटैच है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है, लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस इसका मेन फंक्शन है और इसके साथ साथ अदर फंक्शन जो है इसका है डिटॉक्सिफिकेशन, ये इसका सेकंड फंक्शन है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है लिपिड सिंथेसिस और सेकंड फंक्शन है इसका डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हार्मफुल ड्रग्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को सेल के लिए तैयार करना, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक अहम फंक्शन है। और अदर फंक्शन जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये भी इसका काम है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम भी है कि मैकेनिकल सपोर्ट सेल को प्रोवाइड करे और लिपिड सिंथेसिस इसका मेन फंक्शन है। आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन है। तो ये लिवर में हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा। विच वन इज प्रेजेंट इन द लिवर सेल, योर आंसर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज लिवर में हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन होता है हार्मफुल ड्रग्स का। जितने भी ड्रग्स आता है इसको हम कल फार्माकोलॉजी में डिस्कस करेंगे कि किस तरह ड्रग्स जो है इसका हाफ लाइफ किस तरह है और ये इफेक्टिव डोज है। इस सब पर हमारा डिस्कशन होगा कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से किस तरह ड्रग्स जो है अपने आप को जो है प्रिवेंट करता है। इस सब पर हम फिर फार्माकोलॉजी यानी मेडिसिन को डिस्कस करेंगे कि ड्रग्स का किस तरह लिवर में डिटॉक्सिफाई होता है। लेकिन आपने सिर्फ एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन है और ये लिवर सेल में बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि लिवर का मेन फंक्शन क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन है। तो ये एमसीक्यूज आपने याद करना है। इसके अलावा अदर एमसीक्यूज आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है कि इसमें हमारे पास हार्मोन्स प्रिपरेशन भी इसका एक अहम फंक्शन है। हार्मोन को प्रिपेयर करना, यानी कौन से हार्मोन जो लिपिड वाला हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है और इसके अलावा फीमेल का जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और इसके अलावा अदर जो हार्मोन है जो कि कॉर्टेक्स ऑफ द मिडल किडनी के कॉर्टेक्स से रिलीज होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स से, इस ये भी हमारे पास किया है एज ए लिपिड हार्मोन है। तो लिपिड हार्मोन भी इसका फंक्शन है लेकिन लिपिड मेटाबॉलिज्म इसका फंक्शन नहीं है। ये आपको कंफ्यूजन के लिए अदर ऑप्शन में देंगे कि विच वन इज द फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक ऑप्शन इसमें होता है लिपिड सिंथेसिस और दूसरा ऑप्शन इसमें होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म। लेकिन आपने लिपिड मेटाबॉलिज्म को नहीं चुना है, आपने लिपिड सिंथेसिस को चुनना है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है, लिपिड सिंथेसिस है। तो ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। मेन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। ये आपसे एमसीक्यूज में इस तरह पूछता है कि विच वन फंक्शन इज कॉमन इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, योर आंसर इज मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी फंक्शन है और मैकेनिकल सपोर्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी फंक्शन है। तो आपने ये भी एमसीक्यूज के लिए याद करना है। तो ये हमारा पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। सेकंड टॉपिक हमारे पास यह है राइबोसोम है। राइबोसोम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनेली इन द सेल। सेल के अंदर इंपोर्टेंट ऑर्गेनेली को किया है राइबोसोम है, विच इज विदाउट मेम्ब्रेन। ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है
कि which one is without membrane, your answer is ribosome. Ribosomes. Smallest organelle inside of the cell. Smallest organelle are present inside of the cell. Present inside of what? Inside of cell. Smallest organelle present inside of the cell, both in prokaryotes and eukaryotes. Both in prokaryotes as well as eukaryotes. यानी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में हमारे पास क्या है, मौजूद है, राइबोसोम. व्हाट इज मीन राइबोसोम? राइबोसोम मीन राइबो मीन शुगर, and सोम मीन body. यानी a sugar body which is present inside of the cell is called what? Ribosome. Discovery of ribosome. राइबोसोम को किसने डिस्कवर किया है? पेलेड इन 1955. पेलेड इन 1955 में एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था पेलेड. इसने राइबोसोम को डिस्कवर किया था. डायमीटर ऑफ द राइबोसोम, डायमीटर इसका है 20 नैनोमीटर इन डायमीटर. 20 नैनोमीटर डायमीटर में राइबोसोम कितना है? 20 नैनोमीटर. इसका कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम में मेनली हमारे पास आरएनए और प्रोटीन है. आरएनए के साथ किया है प्रोटीन. यानी इट इज अ राइबोन्यूक्लियो पार्टिकल. हमारे पास एक राइबोन्यूक्लियो पार्टिकल है. विच वन? राइबोसोम इज अ राइबोन्यूक्लियो पार्टिकल बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए एज वेल एज प्रोटीन. ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि विच वन इज कॉल्ड राइबोन्यूक्लियो पार्टिकल. योर आंसर इज राइबोसोम. तो ये राइबोसोम, इसमें हमारे पास 2 यूनिट्स है. यूनिट्स ऑफ राइबोसोम, यूनिट्स में मेनली हमारे पास इसका 2 यूनिट्स है. और 2 यूनिट्स, फर्स्ट हमारे पास है स्मॉल यूनिट और दूसरा है लार्ज यूनिट. स्मॉल यूनिट है और दूसरा है लार्ज यूनिट. स्मॉल यूनिट प्रोकैरियोट्स में कितना है? प्रोकैरियोट्स में जो स्मॉल यूनिट्स है वो है 30s राइबोसोम. और यूकैरियोट्स में स्मॉल यूनिट कितना है? 40s. यूकैरियोट्स में मेनली हमारे पास 40s है स्मॉल यूनिट. और दूसरा है हमारे पास लार्ज यूनिट है. और लार्ज यूनिट प्रोकैरियोट्स में हमारे पास कितने हैं? 50s. और लार्ज यूनिट यूकैरियोट्स में मेनली हमारे पास है 60s. व्हाट इज एस? हमारे पास जो वर्ब यूनिट है इसको हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस. लेकिन बस सिर्फ आपने याद करना है कि प्रोकैरियोट्स में स्मॉल यूनिट राइबोसोम 30s और यूकैरियोट में 40s. और लार्ज यूनिट प्रोकैरियोट्स में 50s और लार्ज यूनिट यूकैरियोट में 60s. जब ये दोनों कंबाइन हो जाए तो ये हमारे पास कितना बनता है? ये हमारे पास बनता है 70s राइबोसोम. वाइल इन द यूकैरियोट्स में मेनली हमारे पास कितना आता है? 80s राइबोसोम. ये अपनी एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि जब ये दोनों कंबाइन हो जाए तो 70s राइबोसोम, और जब ये दोनों कंबाइन हो जाए तो हमारे पास 80s राइबोसोम. तो आपसे वो इस तरह के एमसीक्यूज में पूछता है कि द राइबोसोम which is present in the prokaryote is, your answer is 70s ribosome. While the ribosome which is present in the eukaryote cell, your answer is 80s ribosome. Smallest unit of ribosome in the prokaryote is 30s, while smallest unit of the ribosome in the eukaryote cell, your answer is 40s. लार्ज यूनिट की अगर आपसे पूछे तो प्रोकैरियोट्स में लार्ज यूनिट 50s और यूकैरियोट्स में लार्ज यूनिट हमारे पास 60s. ये दोनों कंबाइन हो जाए
तो 70 राइबोसोम बनता है, और जब ये दोनों कंबाइन हो जाता है तो 80 राइबोसोम बन जाता है। असल में अगर ये दोनों कंबाइन हो जाए तो ये हमारे पास कितना आता है, 80 आता है, लेकिन इस 70 आता है इस केस में, और जब ये दोनों कंबाइन हो जाता है तो 100 बनता है। लेकिन किस तरह, इट इज ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ दीज टू एंड दीज टू। जब ये दोनों ओवरलैप हो जाए और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाए तो ओवरलैपिंग के दौरान ये एक दूसरे में इन्वेजिनेट्स हो जाए, तो इस वजह से इसका साइज कम होता है, और इस साइज की वजह से ये 80 के बजाय 70 बन जाता है, और ये 100 के बजाय 80 बन जाता है। तो ये भी आपने MCQs के लिए याद करना है कि why the size of the ribosome in the prokaryote in the eukaryotic cell is decreased. This is due to the overlapping and the exchange of these two units, small units and large units. ये दोनों यूनिट्स एक दूसरे के साथ कनेक्शन ऑफ दीज टू यूनिट्स, कनेक्शन ऑफ टू यूनिट्स, कनेक्शन, इन दोनों यूनिट्स का कनेक्शन किसने किया है, मैग्नीशियम आयन ने। मैग्नीशियम डबल प्लस आयन, ये हमारे पास एक आयन है जिसने इन दोनों यूनिट्स को कंबाइन किया है, इन दोनों को और इन दोनों को कंबाइन करना, ये हमारे पास मैग्नीशियम डबल प्लस का काम है। व्हाट इज प्लस, जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इस पे हमारे पास डबल चार्ज आता है, तो इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम डबल प्लस। और मैग्नीशियम इस केस में इस पे पॉजिटिव चार्ज जो है ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी किसी एटम से रिलीज हो जाए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन इसको फिर हम केमिस्ट्री में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह इलेक्ट्रॉन जो है शील्डिंग इफेक्ट किया है। इस सब पर हमारा डिस्कशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हमारे पास असल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, लेकिन इसको फिर हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में ब्रॉड लेवल पर हमारा डिस्कशन होगा। एक अदर MCQs इसमें ये है कि इसमें पोलिसोम बनता है, पोलिसोम। व्हाट इज पोलिसोम? पोलिसोम में भी हमारे पास मैसेंजर RNA पर जब ये राइबोसोम बाइंड हो जाए तो इसको हम कहते हैं, जब ये राइबोसोम यूनिट्स इस पर इस तरह बाइंड हो जाता है तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पोलिसोम। मैसेंजर RNA पर जब राइबोसोम अटैच हो जाए तो इस यूनिट्स और इस टोटल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पोलिसोम कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम व्हिच अटैच ऑन द मैसेंजर RNA, दिस ऑल ग्रुप इज कॉल्ड व्हाट, योर आंसर इज पोलिसोम। ये हमारे पास पोलिसोम है। MCQ इसमें किया है, राइबोन्यूक्लियो पार्टिकल है, 70 राइबोसोम, 80 राइबोसोम, और इसके अलावा पोलिसोम को भी आपने याद करना है। मैग्नीशियम, ये टू स्ट्रक्चर, ये टू यूनिट्स एक दूसरे के साथ जब कंबाइन हो जाता है तो इसमें मेन रोल हमारे पास मैग्नीशियम डबल प्लस आयन का है, तो ये भी आपने MCQ उसके लिए याद करना है। और इसके अलावा अदर फंक्शन जो कि इट इज़ अ नॉन न्यू, इसमें इससे कोई मेम्ब्रेन नहीं है, नो मेम्ब्रेन। आपने ये भी MCQ उसके लिए याद करना है कि देयर इज नो मेम्ब्रेन, जो कि राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इट इज़ अ नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। सेंट्रिओल और राइबोसोम में कोई ऐसा मेम्ब्रेन नहीं है जो इसने कवर किया है, ये भी आपने MCQs के लिए याद करना है। द मेन फंक्शन ऑफ द राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस एंड राइबोसोम इज प्रिपेयर्ड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियोलस ऑफ द सेल। इसमें टू अहम MCQs है, एक ही है कि द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम इज व्हाट, योर आंसर इज प्रोटीन सिंथेसिस, while the function of the nucleolus is ribosome synthesis. Ribosome is prepared inside in the nucleolus of the nucleus, while the main function of the ribosome is protein synthesis. In other words, in simple words, the protein factory is ribosome, while the ribosome factory is nucleolus. ये टू MCQs भी आपने याद करना है राइबोसोम में। तो ये हमारे पास राइबोसोम था। थर्ड ऑर्गेनेली हमारे पास किया है गल्जी बॉडी से। What is Golgi body? It is also called Golgi apparatus or Golgi complex. इसको हम Golgi bodies और Golgi apparatus और Golgi complex, ये तीनों नेम इसको हम बोलते हैं Golgi bodies और Golgi body। इसको हम क्या कहते हैं, Golgi complex भी कहते हैं, Golgi complex और Golgi apparatus और Golgi apparatus।
Golgi complex or Golgi apparatus is called Golgi body. Discovery Camillo Golgi discovered Golgi body in 1898. Camillo Golgi discovered the Golgi bodies in what? In 1898. 1898 में एक साइंटिस्ट था, इसका नेम था कैमिलो गल्जी। इसने गल्जी बॉडीज को डिस्कवर किया था। यूकैरियोट्स में इट इज ओनली प्रेजेंट इन द गल्जी बॉडी इज ओनली प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स। सिस्टर्ना, व्हाट इज सिस्टर्ना? It is a structure which is also present in the Golgi bodies. Structure, vesicle-like structure, vesicle-like structure, which is present in Golgi body. यानी Golgi bodies में हमारे पास फिजिकल लाइक स्ट्रक्चर के और इसको हम कहते हैं सिस्टर्ना। ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। गल्जी इसमें हमारे पास यूनिट्स है और इस यूनिट को हम कहते हैं डिप्ट्यूसोम। डिप्ट्यूसोम यूनिट्स प्रेजेंट इन द गल्जी बॉडी इज कॉल्ड व्हाट? डिप्ट्यूसोम। यूनिट्स ऑफ गल्जी बॉडी इज कॉल्ड व्हाट? डिप्ट्यूसोम। इट हैज टू यूनिट्स। इसमें हमारे पास टू टाइप्स है। एक है हमारे पास विजिकल इन डिप्ट्यूसोम, एक यूनिट्स है जो गल्जी बॉडीज के अंदर मौजूद है। इसमें हमारे पास इसका टू पार्ट्स है, एक है सिस फेज और दूसरा है ट्रांस फेज। सिस फेज और दूसरा किया है ट्रांस फेज। ट्रांस फेज, सिस फेज इज आल्सो कॉल्ड पामिंग फेज। इसको हम पामिंग फेज भी बोलते हैं, पामिंग फेज। और ट्रांस फेज को हम डिस्टल फेज भी बोलते हैं, डिस्टल फेज। डिस्टल फेज ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि डिप्ट्यूसोम हैज टू यूनिट्स, one is cis phase and the second is trans phase. Cis phase is also called palming phase and trans phase is also called distal phase। ये दो एमसीक्यूज है गल्जी बॉडीज में। गल्जी बॉडीज एक सिंपल ऑर्गेनेली है, इसमें हम अदर डिस्कशन नहीं करेंगे, बस इसके फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि इसका मेन फंक्शन क्या है। क्योंकि एमसीक्यूज में आपको ये इसका फंक्शन पूछेंगे कि गल्जी बॉडीज का मेन फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ द गल्जी बॉडी इज इम्पोर्टेंट। इसका मेन फंक्शन क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ सेल। फर्स्ट फंक्शन इसका है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन। सेकंड फंक्शन इसका क्या है? इंक्रीज सेल सरफेस एरिया। इंक्रीज सेल सरफेस एरिया, यानी सेल सरफेस एरिया को सेल मेम्ब्रेन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, ये भी गल्जी बॉडीज का एक अहम फंक्शन है। थर्ड फंक्शन इसका क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर्मेशन of carbohydrates। formation of carbohydrates। कार्बोहाइड्रेट्स को प्रिपेयर करना, ये भी हमारे पास किया है, ये भी गल्जी बॉडीज का एक अहम फंक्शन है। और लास्ट फंक्शन किया है स्टोरेज ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट। सिक्रेटरी प्रोडक्ट को स्टोर करना, स्टोरेज ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट। सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स को क्या करना, इसको स्टोर करना, ये भी गल्जी बॉडीज का एक अहम फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल। सेकंड फंक्शन इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द सेल मेम्ब्रेन। एक किस तरह सेल मेम्ब्रेन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का प्रिपरेशन, कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन। ये हमारे पास मेनली ग्लाइकोपेप्टाइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का प्रिपरेशन करता है, तो इसकी वजह से इस सेल मेम्ब्रेन के लिए सरफेस एरिया भी इंक्रीज करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स। सिक्रेटरी प्रोडक्ट को स्टोर करना, ये भी हमारे पास गल्जी बॉडीज का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। आपने सिर्फ इसका फंक्शन को याद करना है कि विच वन इज द फंक्शन ऑफ द गल्जी बॉडीज, तो आपने इस फंक्शन को इंटर टेस्ट एमसीक्यूज के लिए याद करना है।
अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लाइसोसोम। लाइसोसोम इज यूनिसेलुलर, यानी इसमें हमारे पास लाइसोसोम इसका मीनिंग हमारे पास क्या है, लाइसो मीन्स स्प्लिटिंग और सोम मीन्स बॉडी, यानी splitting body is called what? Lysosome. The splitting body is called lysosome. Discovery of lysosome. Discovery of lysosome में mainly हमारे पास due in 1949. 1949 में एक साइंटिस्ट था जिसने लाइसोसोम को किया था, डिस्कवर किया था। A definition acidic organelle present, acidic organelle present in eukaryotic cell, in eukaryotic cell, यानी एक एसिडिक ऑर्गेनेल है जो यूकेरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास क्या है, मौजूद है। इसका सिंपल डिफिनीशन है, इसका कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन में भी हमारे पास इसमें एंजाइम्स है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और इसके साथ साथ फास्फेटेज एंजाइम। इसमें हमारे पास दो किस्म के एंजाइम है, एक है हाइड्रोलाइटिक और दूसरा है हमारे पास फास्फेट एंजाइम, और ये दोनों जो है एसिडिक पीच पे काम करेगा। दोनों के लिए पीच क्या होगा, एसिडिक पीच होगा, एसिडिक पीच, दोनों के लिए पीच एसिडिक होगा, यानी हाइड्रोलाइटिक के लिए भी पीच एसिडिक और फास्फेट के लिए भी हमारे पास पीच एसिडिक होगा, तो ये एसिडिक पीच पर काम करेगा। इसमें हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम है, सेकेंडरी लाइसोसोम है, लेकिन इसको फिर हम जो है ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ हम एमसीक्यूज़ पर फोकस करेंगे, हर ऑर्गेनिज्म में हम एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। तो फंक्शन की तरफ पढ़ेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। ये हमारे पास इसका हम फंक्शन है फेगोसाइटोसिस, ये इसका मेन फंक्शन है, और ये हमारे पास किन सेल्स में ज़्यादा होगा जो फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी करता है, यानी न्यूट्रोफिल्स में। न्यूट्रोफिल्स में ही हमारे पास इम्यून सिस्टम का सेल है। अगर वो आपसे इस तरह के एमसीक्यूज में पूछे कि विच वन इज एबंडेंटली प्रेजेंट इन द न्यूट्रोफिल, योर आंसर इज लाइसोसोम। लाइसोसोम हमारे पास न्यूट्रोफिल्स के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स का मेन फंक्शन भी है फेगोसाइटोटिक, यानी ईटिंग ऑफ द सेल। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाए, बैक्टीरिया, फंजी या वायरस, तो इसको किल करना ये हमारे पास किन का काम है, ये न्यूट्रोफिल्स का एक अहम फंक्शन है। न्यूट्रोफिल का अहम फंक्शन क्या है, फेगोसाइटोसिस, ईटिंग ऑफ द सेल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फॉरेन मटेरियल बॉडी तक एंटर हो जाए, इसको किल करना ये हमारे पास न्यूट्रोफिल्स का एक अहम फंक्शन है। तो ये भी आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद करना है। अदर फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज रीजनरेशन। रीजनरेशन, टेडपोल में जो टेल होता है इसको रीजनरेट करना, दोबारा जो है रीअपेयर करना, ये भी लाइसोसोम का एक अहम फंक्शन है। तो ये भी आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद करना है कि द रीजनरेशन in the tadpole larva is the function of which organelle, your answer is lysosome. Malfunction of lysosome, यानी जब लाइसोसोम के एंजाइम्स में म्यूटेशन हो जाए तो इस म्यूटेशन की वजह से कुछ डिजीजेस आ जाता है, और इसको हम कहते हैं स्टोरेज डिजीज ऑफ लाइसोसोम, यानी माल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। माल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम का माल फंक्शन किया है। माल फंक्शन में मेनली हमारे पास डिजीज आ जाता है, और इस डिजीज को हम कहते हैं स्टोरेज डिजीजेस।
स्टोरेज डिजीज को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मुख्तलिफ मालिक्यूल जो है स्टोर हो जाता है इनसाइड ऑफ द बॉडी। फर्स्ट जो हमारे पास डिजीज है वो है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 ये फर्स्ट डिजीज है जो कि लाइसोसोम के माल फंक्शन की वजह से आ जाता है। इसका मतलब क्या है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2? ग्लाइकोजन स्टोर inside of liver and muscle cell. Liver and muscle cell यानी मसल सेल्स में और लिवर सेल में ग्लाइकोजन जो है ये स्टोर हो जाता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज। व्हाट इज ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन मेनली हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि स्टोरेज न्यूट्रिएंट है, स्टोरेज प्रोडक्ट है एनिमल्स के अंदर। ये हमारे पास असल में पॉलीसैकेराइड्स है। स्टार्च जो है, स्टार्च ये प्लांट्स के अंदर स्टोर होता है और ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल्स के अंदर स्टोर होता है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। इसको हम फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में वाज़ेह करेंगे कि ग्लाइकोजन किस तरह स्टोर होता है, स्टार्च किस तरह होता है, ग्लाइकोजन किस तरह बनता है और स्टार्च किस तरह बनता है। ग्लाइकोजन स्टोर इनसाइड ऑफ द लिवर एंड मसल सेल। इसके लिए जो एंजाइम्स है ग्लाइकोजन के लिए सेल के अंदर ये एब्सेंट हो जाता है, इसमें म्यूटेशन आ जाता है, तो फिर ग्लाइकोजन जो है ये अदर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं होता है, तो इसके रिजल्ट में ये लिवर और मसल सेल दोनों में स्टोर हो जाता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज। और ये इंतहाई डेंजरस होता है लिवर और मसल सेल के माल फंक्शन के लिए। सेकंड डिजीज which is also the malfunction of lysosome is SH disease. SH disease में हमारे पास एक डिजीज है, इसमें लिपिड एक्यूमुलेशन हो जाता है। लिपिड एक्यूमुलेट इन ब्रेन सेल, इन ब्रेन सेल। इसमें हमारे पास ब्रेन सेल्स के अंदर लिपिड्स जो है ये एक्यूमुलेट हो जाता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं टेसेज डिजीज। व्हाट इज टेसेज? टेसेज मेनली हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने इस डिजीज को डिस्कवर किया था, तो इसलिए इसको हम कहते हैं टेसेज डिजीज। इट इज अ डिजीज इन विच द लिपिड एक्यूमुलेट इनसाइड ऑफ द ब्रेन सेल। इसके रिजल्ट में क्या हो जाता है, ये पेशेंट जो है मेंटली रिटार्ड होता है, मेंटली रिटार्ड, मेंटली रिटार्डेशन। और मेंटल रिटार्डेशन के साथ साथ एक अदर माल फंक्शन अगर डेथ इज आल्सो अगर। डेथ इज द लास्ट स्टेज ऑफ द टेसेज डिजीज इज व्हाट? योर आंसर इज डेथ। तो ब्रेन सेल में लिपिड्स एक्यूमुलेट हो जाता है और इसके रिजल्ट में पेशेंट जो है मेंटली रिटार्ड होता है और इसके अलावा इसका डेथ भी अगर हो जाता है अगर ये ब्रेन सेल में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए। तो भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज़, इसमें हमारे पास ग्लाइकोजन लिवर और मसल सेल में स्टोर होता है और इसके अलावा टेसेज डिजीज़ में लिपिड्स जो है इनसाइड ऑफ द ब्रेन सेल में एक्यूमुलेट हो जाता है और इस एक्यूमुलेशन की वजह से पेशेंट जो है मेंटली रिटार्ड होता है और इसका डेथ भी हो जाता है। लेकिन अगर ये लिपिड्स बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये लाइसोसोम का माल फंक्शन है। इस डिजीज़ को हम स्टोरेज डिजीज़ कहते हैं विच इज़ ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ द एंजाइम्स। इस एंजाइम्स में म्यूटेशन आ जाता है। म्यूटेशन मीन चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जब इसमें ये चेंज आता है तो इस चेंज की वजह से ये 2 डिजीज़ आ जाता है लाइसोसोम के माल फंक्शन की वजह से। लाइसोसोम फिर अपना फंक्शन बेस्ट मेथड के जरिए से परफॉर्म नहीं करता है, तो इसके रिजल्ट में एक ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 और दूसरा हमारे पास टेसेज डिजीज़ आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? Mitochondria, complex organelle which is only present in the eukaryotic cell is called what? Mitochondria. ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद नहीं है।
इसका मीनिंग की तरफ हम बढ़ेंगे कि मीनिंग इसका क्या है। मायोटोमीन मसल, मायोटोमीन मसल, इन कॉन्ड्रिया मीन threads like. What is chondria means? Thread like. Thread likes. A thread like structure which is present inside of the muscle is called mitochondria. Definition क्या है? Definition. Complex organelle, complex organelle present inside of the eukaryotic cell, present only inside of यूकैरियोटिक सेल, यानी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है, इसको हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एब्सेंस, ये हमारे पास आरबीसीई के अंदर मौजूद नहीं है। यानी रेड ब्लड सेल में हमारे पास क्या है? रेड ब्लड सेल में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं है। ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। In which cell the mitochondria is absent? Your answer is RBCE or red blood cell. इसमें क्यों नहीं है, तो इस पे हम जो है ब्रॉडली डिस्कशन करेंगे कि इसमें हमारे पास ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक लॉन्ग लेक्चर है कि किस तरह RBCE में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो फिर इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन आपने सिर्फ एमसीक्यूज के लिए याद करना है। इस लेक्चर का मेन गोल क्या है? आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करना और आपको सीखना कि किस तरह जो है किन किन टॉपिक से वो किस तरह के एमसीक्यूज बनाते हैं। तो सिर्फ आपने याद करना है कि आरबीसी के अंदर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। डिस्कवरी, डिस्कवरी इसका क्या है? 1850 में, 1850 में ये ऑर्गेनेली डिस्कवर हो गया है। लेयर्स, इसमें हमारे पास डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट हमारे पास है स्मूथ और दूसरा हमारे पास है रफ। स्मूथ किया है? आउटर है, स्मूथ इज आउटर while the rough is inner। रफ हमारे पास किया है इनर है और स्मूथ हमारे पास आउटर है। ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ while the inner membrane is rough। आउटर is smooth while the inner is rough। रफ में ये हमारे पास एक इनकोड हो गया है और इसने एक स्ट्रक्चर बनाया है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्रिस्टी में मेनली हमारे पास मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में फिर हमारे पास मुख्तलिफ सोल्यूशंस मौजूद है। मैट्रिक्स में कोलॉइडल सोल्यूशन है और इसके अलावा एंजाइम्स है जो कि मुख्तलिफ एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। आपने क्रिस्टी को याद करना है कि द स्ट्रक्चर, द वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर which is present inside of the mitochondria, your answer is Christie, while the vesicle like structure which is present only in the endoplasmic reticulum and the Golgi body is cisterna। ये दो एमसीक्यूज आपके लिए याद करना है। ये एंटागोनिस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। क्रिस्टी क्या है और सिस्टर्ना क्या है, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। स्मूथ जो लेयर है ये आउटर लेयर है और रफ हमारे पास इनर लेयर है। ये इनकोड हो गया है और इसने एक स्ट्रक्चर को बनाया है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी कंटेन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है? तो मैट्रिक्स में मेनली हमारे पास मैट्रिक्स में मेनली हमारे पास एंजाइम्स होता है, एंजाइम्स होता है और इस एंजाइम्स के अलावा इसमें मुख्तलिफ मिनरल्स होता है, मिनरल्स होता है, एंजाइम्स होता है और इसके अलावा और भी कोलॉइडल सोल्यूशन इसमें अंदर होता है। कोलॉइडल सोल्यूशन, इसमें हमारे पास एंजाइम्स होता है और एंजाइम के साथ साथ मिनरल्स होता है और इसके साथ साथ कोलॉइडल सोल्यूशन भी इसके अंदर मौजूद है इस मैट्रिक्स के अंदर। इसमें हम एटीपी सिंथेटेज एक एंजाइम है, लेकिन इसको हम फिर बायोइनर्जिटिक्स में लास्ट में डिस्कस करेंगे। कीमियोसिंथेसिस ऑफ एटीपी।
ह्यूमियोस्मोसिस सिंथेसिस ऑफ ATP में फिर हम F0 F1 पार्टिकल एलिमेंट्री पार्टिकल को भी वाज़ह करेंगे और इसके अलावा हम डिस्कशन करेंगे इस रीजन में बायोएनालिटिक्स में हम डिस्कशन करेंगे ATP सिंथेसिस, इस एंजाइम्स का फंक्शन क्या है, किस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है। तो इस हम फिर बायोएनालिटिक्स में ब्रॉडली डिस्कशन करेंगे। आपने सिर्फ बेसिक को याद करना है, मैट्रिक्स को याद करना है, एंजाइम्स मिनरल और क्लोराइड सॉल्यूशन को याद करना है। फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हमारे पास क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मेनली हमारे पास है फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसका फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज व्हाट? द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज a lipid metabolism. Lipid metabolism. Metabolism. It is the first function of the mitochondria. Other function इसका क्या है? Aerobic respiration. Aerobic respiration. यानी aerobic respiration भी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का अहम फंक्शन है। इसमें मेनली हमारे पास क्रिप्स साइकिल आ जाता है और दूसरा हमारे पास है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। व्हाट इज क्रिप्स साइकिल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? तो इसको हम बायोएनालिटिक्स में वाज़ेह करेंगे कि क्रिप्स साइकिल क्या है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है। लेकिन आपने सिर्फ ये याद करना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इनसाइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इन एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द साइटोप्लाज्म, साइटोसोल में होता है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो जाता है और इन एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि क्रिप्स साइकिल किस तरह इसमें होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसमें किस तरह होता है और एक इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका क्या है, ATP फॉर्मेशन। ATP फॉर्मेशन। ATP फॉर्मेशन, व्हाट इज ATP? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये हमारे पास क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन है और एडिनोसिन के साथ हमारे पास क्या है? 3 फॉस्फेट जो है कनेक्ट है और ये असल में क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज कॉल्ड व्हाट? वन आंसर इज ATP. ATP is very important for cell. ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जिस तरह हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन है और ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इसलिए ATP जो है सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर ATP और ATP का मेन फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना ये ATP का काम है। स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी ATP। सिंपल डेफिनेशन ऑफ ATP क्या है? स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी सेल के अंदर किन फॉर्म में स्टोर होता है? तो ATP के फॉर्म में। और ये मेन फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ सेल। यानी सेल का जो पावर हाउस है ये हमारे पास क्या है? सेल का पावर हाउस हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। क्योंकि जितने भी एनर्जी है, जितने भी ATP है, ये फॉर्मेशन इसका ये माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस है। यानी ये पावर प्रोवाइड करता है सेल को। सेल को पावर यानी ताकत प्रोवाइड करना ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का एक अहम फंक्शन है। तो ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ब्लास्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? ब्लास्टर्स है। व्हाट इज ब्लास्टर्स? A unique organism which is only present in the plant cell is called blasters. A unique organism only present in plant cell. A unique organelle which is only present in the plant cell is called what? Blasters. It is a pigmented organelle also. Pigmented organelle.
पिगमेंटेड ऑर्गेनिल, इसमें हमारे पास किया है पिगमेंट से। और इसका मेनली हमारे पास टाइप्स कितने हैं? 3 टाइप्स। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर 3। फर्स्ट हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास किया है ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन पिगमेंट और इसमें हमारे पास एक क्लोरोफिल। Chlorophyll is present in the chloroplast. What is chlorophyll? Chlorophyll mainly हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसका मेन फंक्शन किया है लाइट को एब्जॉर्ब करना, सनलाइट को क्या करना? एब्जॉर्ब करना और इसको कन्वर्ट करना, फिर लाइट एब्जॉर्ब करना और फिर हमारे पास फूड को प्रिपेयर करना फॉर द सेल, ये इसका मेन फंक्शन है। ये भी डबल मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट और इसमें हमारे पास 3 रीजन से एक है इन्वॉल्व, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है इन्वॉल्व, डबल मेम्ब्रेन। और दूसरा है इसमें हमारे पास थैलेकाइड्स। What is thalacoids? A coin-like structure. Or sac-like structure. Or coin-like structure is called what? So your answer is thalacoids. Our last हमारे पास है stroma, which is the most important. Stroma, a fluid portion present in the chloroplast. Fluid portion present in a fluid portion which is present in the chloroplast is called what? It's called stroma. The thalakkoids combine to form what? Grana. थैलेकॉइड जब कंबाइन हो जाए तो एक ग्रेना बनाता है। 50 थैलेकॉइड्स कंबाइन टू फॉर्म व्हाट? ग्रेना। 50 or more thalakkoids. 50 or more thalakkoids. 50 or more thalakkoids are combined to form what? To form grana. KPK के बुक के मुताबिक हमारे पास किया है जब 50 और मोर थैलेकॉइड कंबाइन हो जाए तो ये एक ग्रेना बनाता है, लेकिन फेडरल बोर्ड के मुताबिक हमारे पास जब 25 तक 50 कंबाइन हो जाए तो फिर हमारे पास ग्रेना बनता है। ये अपने MCQs के लिए याद करना है। The two grana are connected with each other by intergrana. ये भी अपने MCQs के लिए याद करना है कि जब दो ग्रेना एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, ये इंटरग्रेना का काम है। और इंटरग्रेना मेनली हमारे पास नन ग्रीन है। नन ग्रीन पार्ट विच इज प्रेजेंट between two grana, your answer is intergrana, and grana is 50 or more thalakkoid combines to form grana. grana मेनली हमारे पास ग्रीन होता है क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, इसके सरफेस पर हमारे पास क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो इस क्लोरोफिल की वजह से ग्रेन हमारे पास क्या होता है? ग्रीन होता है। ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का। और दूसरा टाइप इसका है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है लीकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ये हमारे पास प्लास्ट है जो कि अदर देन ग्रीन है, अदर देन ग्रीन। और ये मेनली हमारे पास पेटल्स ऑफ फ्लावर एंड राइपेंड रूट्स में मौजूद होता है।
पेटल्स ऑफ फ्लावर में और राइपेंड फ्रूट्स में मेनली हमारे पास क्रोमोप्लास्ट मौजूद है। और थर्ड पार्ट इसका क्या है, लीपोप्लास्ट। लीपोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड इज कॉल्ड लीपोप्लास्ट। इसका कोई, इसमें कोई पिगमेंट नहीं है। कलरलेस प्लास्टिड, कलरलेस प्लास्टिड इज कॉल्ड व्हाट, इसका लीपोप्लास्ट। और ये मेनली हमारे पास रूट्स में मौजूद होता है, रूट्स। और इसका मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को स्टोर करना, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना। ये मेनली हमारे पास क्या है, लीपोप्लास्ट का एक अहम फंक्शन है। तो ये हमारे पास था प्लास्टिड। Last but not the least topic is nucleus, which is very important. Nucleus, nucleus is the most important organelle in the cell. सेल में हमारे पास जो कि important organelle है वो न्यूक्लियस पे control all activities of the cell. Important organelle, important organelle which control all activities of the cell, which control all activities of the cell, all activities of the cell. एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है जो कि सेल का तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस, डिस्कवरी 1838 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन, in 1838 a scientist named Robert Brown he discovered the nucleus. डायमीटर इसका कितना है, डायमीटर, डायमीटर में मेनली हमारे पास है 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। और अगर सेल में हमारे पास एक न्यूक्लियस है तो मोनो न्यूक्लियर, अगर सेल में हमारे पास दो न्यूक्लियस तो बाई न्यूक्लियर, और अगर एक सेल में हमारे पास दो से ज़्यादा न्यूक्लियस तो इसको हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लियर। ये भी आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद करना है। इसलिए मेनली हमारे पास किया है कंपोजिशन में, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस मेनली इसमें हमारे पास है क्रोमोसोम एंड डीएनए, क्रोमोसोम एंड डीएनए, ये हमारे पास इसका कंपोजिशन है। पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेनली कंटेन 4 पार्ट्स। इसमें मेनली हमारे पास पार्ट्स कितने, इसमें हमारे पास मेनली 4 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन है हमारे पास, डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ये डबल मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन इज कनेक्ट विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आउटर जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है। और जो इनर मेम्ब्रेन है इसने क्रोमोसोम और डीएनए इस कंटेंट को क्या किया है, इसको प्रिवेंट किया है। तो ये आपने इसके लिए याद करना है कि outer membrane is connected with the rough endoplasmic reticulum, and nuclear membrane also contain nuclear pores, nuclear pores। nuclear pores का main function ये है कि exchange of material between the nucleus और cytoplasm के दरमियान जो है materials का exchange करना, ये nuclear membrane का main function है। What is the main function of the nuclear pores? The nuclear pores main function is that it exchange the materials between the nucleus and the cytoplasm। ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था। सेकंड पार्ट हमारे पास है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस हमारे पास क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली आर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस,
पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। ये हमारे पास एक नॉन मेम्ब्रेन पार्ट है न्यूक्लियस में, विच वन, न्यूक्लियोलस। और इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इसका ये है राइबोसोम सिंथेसिस। राइबोसोम सिंथेसिस, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। और इसके अलावा अदर फंक्शन इसका ये है राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करना, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। और इसके साथ साथ राइबोसोम सिंथेसिस इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस। राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करना और राइबोसोम का सिंथेसिस करना, ये मेनली हमारे पास न्यूक्लियोलस का एक अहम फंक्शन है। और थर्ड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस क्या है? थर्ड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस मेनली हमारे पास है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म मेनली हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास कोलाइडल मिक्सचर मौजूद है। कोलाइडल मिक्सचर इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। A colloidal mixture is present inside of the nucleoplasm। इसमें हमारे पास एंजाइम्स है और इसके अलावा इसमें हमारे पास डीएनए रिप्लिकेशन और आरएनए सिंथेसिस के लिए, डीएनए रिप्लिकेशन एंड आरएनए सिंथेसिस के लिए इसमें हमारे पास मुख्तलिफ एंजाइम्स मौजूद है। एंजाइम्स में मेनली हमारे पास क्या है? डीएनए पॉलीमरेज और इसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम्स है जो कि डीएनए और आरएनए रिप्लिकेशन के दौरान ये हमारे पास क्या होता है, इसका फंक्शन डीएनए रिप्लिकेशन और आरएनए सिंथेसिस है। तो ये भी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमारे पास मौजूद है। Last part of the nucleus is chromosome, which is very important. Chromosome. What is chromosome? Chromosomes. A thread-like structure appear in the cell division is called chromosome. A thread-like structure, thread-like structure which appear during cell division, is called chromosome. Chromosome means color and some mean body. It is a color body, a thread-like structure which is present inside of the nucleus and it appear during cell division is called chromosome. क्रोमोसोम में मेनली हमारे पास पार्ट्स होते हैं। क्रोमोसोम का कंपोजिशन इसका क्या है? तो कंपोजिशन में मेनली हमारे पास है डीएनए और प्रोटीन। डीएनए और डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। इसका पार्ट्स इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स, पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम। मेनली हमारे पास इसमें 2 पार्ट्स होता है और इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स जब कंबाइन हो जाए एक सेंटर पर, ये स्ट्रक्चर को हम वाज़ेह करेंगे। अगर हमारे पास क्रोमोसोम है, एक क्रोमेटिड्स और दूसरा क्रोमेटिड्स, जब ये दोनों कंबाइन हो जाए इस रीजन पर, इस सेंट्रल रीजन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। दिस रीजन इज कॉल्ड व्हाट? सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर इज द रीजन इन विच द स्पाइंडल फाइबर इज अटैच्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान सेंट्रोमेयर पर मेनली हमारे पास क्या होगा? स्पाइंडल फाइबर अटैच होगा। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि किस तरह ये अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्रोमोसोम है और इस रीजन में मेनली हमारे पास सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर।
और इस सेंट्रोमेयर में मेनली हमारे पास एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन को हम कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर एक प्रोटीन है जो कि सेंट्रोमेयर के सेंटर में हमारे पास मौजूद है। ये भी आपने उसके लिए याद करना है कि इन द सेंट्रोमेयर अ प्रोटीन इज प्रेजेंट, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड काइनेटोकोर। ये आपने उसके लिए याद करना है। एक है क्रोमैटिड्स, इसके सेंटर में सेंट्रोमेयर और सेंट्रोमेयर के सेंटर में फिर हमारे पास एक प्रोटीन है और इस प्रोटीन को हम कहते हैं काइनेटोकोर। हमारे पास क्रोमोसोम में भी हमारे पास डिप्लॉइड भी होता है और हैप्लॉइड भी होता है। इस तरह स्पर्म सेल और स्पोर सेल में हमारे पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है और इसके अलावा माइटोसिस में डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आता है, मियासिस में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आता है, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड तक। इसके अलावा पराग में हमारे पास 26 क्रोमोसोम है, ये अपने के लिए याद करना है। ह्यूमन में हमारे पास 46 क्रोमोसोम और इसके अलावा पोटैटो में हमारे पास 48 क्रोमोसोम, टोबैको में हमारे पास 48 क्रोमोसोम, ओनियन में हमारे पास 16 क्रोमोसोम, फी में हमारे पास क्रोमोसोम 14 MCQs 14 क्रोमोसोम और ड्रोसोफिला में मेनली हमारे पास 8 क्रोमोसोम। ये सब अपने MCQs के लिए याद करना है। इस बुक के पोर्शन में इस टेबल को आपने याद करना है कि किन ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम्स हमारे पास क्या है मौजूद है। तो ये क्रोमोसोम था। व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल्स होता है जिसमें हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और यूकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसमें हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। प्रोकैरियोट्स में मेनली हमारे पास ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, जिस तरह क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ना होगा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, और अदर जो न्यूक्लियर ऑर्गेनेली है ये इसमें मौजूद नहीं होते हैं। यानी सिंपल इट इज द सिंपलेस्ट सेल। प्रोकैरियोटिक सेल हमारे पास एक सिंपलेस्ट सेल होता है और यूकैरियोट्स एक कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोकैरियोट्स में हमारे पास माइटोसिस नहीं होता है, इसमें बाइनरी फिजन होता है, और यूकैरियोट में हमारे पास माइटोसिस होता है। ये आपने MCQs के लिए याद करना है। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरियल सेल है और यूकैरियोटिक सेल में मेनली हमारे पास क्या होता है, इन ह्यूमन बॉडी आता है, एनिमल्स आता है, प्लांट्स आता है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेनली हमारे पास 70 राइबोसोम होता है और यूकैरियोट में 80 राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बनता है, जबकि यूकैरियोट्स में प्लांट्स में फंजाई में इसमें सेलुलोज और काइटिन से बनता है। ये अपने MCQs के लिए याद करना है। और बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स, लेकिन इसको हम फिर प्रोकैरियोट्स चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोट्स हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया का शेप क्या है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है, बैक्टीरिया का बेनिफिशियल रोल क्या है, इससे कौन से डिजीज़ जो है स्प्रेड होता है। इस सब पर हम प्रोकैरियोट्स चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपका कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।